हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे हमने कल पिछले वाले लेक्चर में देखा था, हमने 25 क्वेश्चन किए थे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के, जो एसएससी जेई में आए हुए थे। टॉपिक क्या था हमारा? बेसिक कॉन्सेप्ट एंड जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग विद रजनीश। तो चलिए उसके आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है फॉर ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टू बी रिवर्सिबल। कह रहा है टू बी रिवर्सिबल द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट बॉडी एंड वर्किंग सबस्टेंस। देखो, कह रहा है रिवर्सिबल है। जब ये रिवर्सिबल है, इसके लिए एंट्रोपी क्या होगा? जीरो होगा। एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। तो हमारा क्या होगा? हमारी जो प्रोसेस है थ्रू आउट द इंटायर रिवर्सिबल सिस्टम, हमारा सिस्टम क्या होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा तो उसमें क्या होगा? हार्ड बॉडी का टेम्परेचर और वर्किंग सबस्टेंस का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल होगा। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये क्या? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको हम आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका प्रोडक्ट है? देखो, अगर हम देखें, आर बार इज इक्वल टू होता है एम इंटू आर। ये क्या है हमारा? इनके बीच में रिलेशन है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट एंड गैस कांस्टेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर क्या है? द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स? नहीं। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल? नहीं। क्या एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल? हाँ। इसको हमने देखा है ना, इसको क्या होता है? हाफ एम बी का होल स्क्वायर इजिकल टू 3/2 के टी। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है? काइनेटिक एनर्जी जो हमारा मेजर करती है, वो टेम्परेचर को मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन they are brought together and there is no change in thermal equilibrium। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर मीन्स उनका टेम्परेचर क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू गेलुसाक लॉ फॉर परफेक्ट गैस एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। गेलुसाक लॉ क्या होता है? हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। गिलुसाक लॉ में क्या होता है? वॉल्यूम हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हमारा जो पीवी इज इक्वल टू आर टी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है हमारा, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? टेम्परेचर के। और ये हमारा टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। क्या हो जाएगा इसका? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। नेक्स्ट क्या है? Which of the following can be regarded as gas so that gas law could be applicable within the commonly encountered temperature limits। देखो, यहाँ पे कुछ गैसें हैं जो आइडियल गैस की तरह या परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती हैं। इसको आपको याद कर लेना, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। जैसे एग्जांपल क्या है आपका? O2 है, N2 है, H2 है एंड एयर है। ये गैसें हमारी क्या करती हैं? आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज ए प्रोड्यूस ड्यू टू। टेम्परेचर ऑफ गैस, गैस का जो टेम्परेचर होता है किसकी वजह से आता है? हमने अभी आपको बताया था, हाफ एम बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी। तो क्या होगा? टेम्परेचर किसकी वजह से आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा था?
कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? द प्रेशर ऑफ ए गैस इन टर्म्स ऑफ मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, उसका प्रेशर पूछा है, किसके इक्वल है? हमें पता है कि हाफ mv स्क्वायर इजकल टू 3/2 kT होता है, एंड mv स्क्वायर बाई 3/2 RT, ये हमारा क्या होता है? पर मॉलिक्यूल होता है, और ये हमारा क्या होता है? एवरेज होता है। तब अब यहाँ पे क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम हमें देखना है, हम सब में क्या डिवाइड कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 3/2 RT। अब इसको यहाँ देखते हैं। अब देखो E इज इक्वल टू क्या है? E को हम अगर V से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 3/2 RT बाई V। और हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे RT बाई V क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू RT बाई V। ये वैल्यू किसके इक्वल है? P की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। और ये किसके इक्वल? पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है? P है, तो E बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू P। और ये पर यूनिट वॉल्यूम में पूछा है, तो इसको हम E ही रहने देते हैं। 3/2 इंटू P, प्रेशर हमारा क्या आ जाएगा? 2E/3। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? परफेक्ट गैस। तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है? टेम्परेचर हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब बॉयल्स लॉ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो PV इज इक्वल टू RT। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? P1 V1 बराबर है P2 V2। तो इसको हम ऐसे लिख दे, कोई प्रॉब्लम आपको? P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो बॉयल्स लॉ के लिए हमारे क्या हो जाएगा? 34 का C हो जाएगा। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कांस्टेंट प्रेशर पे काम वर्क करता है। हमारा गेलुसाक लॉ क्या किस पे वर्क करता है? जब उसमें क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयल्स लॉ लेट PV इक्वल टू कांस्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैस अंडर, जो भी हमारे परफेक्ट गैस इक्वेशन है, परफेक्ट गैस इक्वेशन है जो हमारी किस पे वर्क करती है? लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। तो किस पे होगा? बॉयल्स लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा? ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर। ऑल रेंज ऑफ प्रेशर ये नहीं होगा, हाई रेंज ऑफ प्रेशर ये भी नहीं होगा, स्टेडी चेंज ऑफ प्रेशर ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाई 1/270 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आपको मैंने बताया है परफेक्ट गैस में अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये कौन सा लॉ हो जाएगा? चार्ल्स लॉ हो जाएगा, हमारा चार्ल्स लॉ हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू RT। यहाँ पे प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे हमारा क्या होगा? वॉल्यूम बदलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमारा क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A perfect gas at 27 degree was heated until its volume was double. The temperature of gas will now, देखो T1 कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इसको 2 केल्विन कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 300 केल्विन।
क्या है, वॉल्यूम V1 क्या है, V2 डबल क्या हो, V2 क्या हो जा रहा है, 2V हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या है, प्रेशर के बारे में पूछ नहीं दिया, प्रेशर को हम क्या ले लिए, कांस्टेंट। T2 पूछा है, T2 क्या होगा, हमें पता है PV इक्वल टू RT। यहाँ पे P कांस्टेंट है, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। हमें T2 चाहिए, T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इंटू T1। V2 क्या है, 2V बाई V इंटू T1 की वैल्यू क्या है, 300। तो ये कैंसिल, T2 की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे आपको, 600 केल्विन। T2 की वैल्यू 600 केल्विन आ गया। अगर अब हम इसको डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर आएगा 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ला इज एप्लीकेबल फॉर बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस। देखो कौन सा ला जो है आइडियल परफेक्ट गैस के बिहेवियर से मैच करता है। तो आपको जैसे पता है बॉयल्स ला भी फॉलो करता है, चार्ल्स ला भी फॉलो करता है, केलुसाक ला भी फॉलो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू, क्या होता है इसका, ग्रेटर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, ये भी नहीं होता है। एवरेज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल, ये भी नहीं होता है। सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल डिवाइडेड बाय एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ये भी नहीं होता है। ये क्या होता है, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल। जो पी मिक्सर होता है हमारा, प्रेशर मिक्सर का प्रेशर क्या होता है, वो सभी के सम के बराबर होता है, सभी के पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn। ये हमारा क्या है, डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम क्या होता है, अगर उसमें मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास का ट्रांसफर होता है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा, क्लोज सिस्टम इज वन इन विच मास मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम तो एनर्जी में डू सो, ये इसका आंसर यही होगा। मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट एनर्जी, ये गलत है। नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द, ये तो आइसोलेटेड का हो जाएगा। बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री, ये तो ओपन का हो। ये आइसोलेटेड का है, ये ओपन का कंडीशन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 41 क्या है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर। देखो जो हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए उसका एजम्पशंस क्या है, उसके जो एजम्पशन है क्या है, उसके बीच जो कोलिजन होगा वो परफेक्ट इलास्टिक होगा। कोलिजन क्या होगा, वो परफेक्ट इलास्टिक होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। और जो उनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर होगी हमारा, वो किसके फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 41 का ए। 42 क्या कह रहा है, द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम का कंडीशन क्या है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट। देखो परफेक्ट वैक्यूम का मतलब है, प्रेशर हमारा जो है एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेम्परेचर भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा। तो ये कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर -273.16 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये यही हमारी कंडीशन है, किसके लिए, परफेक्ट वैक्यूम के लिए। हमारी कंडीशन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ कितना होना चाहिए, -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये कंडीशन है हमारी किसके लिए, परफेक्ट वैक्यूम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंड ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी ट्रांसफर होता है, एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। कौन सा होगा, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री, ये होगा। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री एंड दो एनर्जी में डू, ये किसके लिए है, ओपन के लिए है। नाइदर मास
नॉन एनर्जी क्रॉस द बाउंड्री, ये हमारा किसके लिए है, आइसोलेटेड के लिए है। मास क्रॉस द बाउंड्री बट नॉट द, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओपन सिस्टम के लिए बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। क्या है कि इफ ए फ्लूइड एक्सपेंड सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ ए लार्ज डायमेंशन देन सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड। देखो हमने आपको नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया था फ्री एक्सपेंशन क्या है। फ्री एक्सपेंशन क्या है, हमने बताया था कि एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट जो एक्सपेंशन होगा वही हमारा क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे क्या रहा है, सडनली इनटू वैक्यूम थ्रू एन ऑरिफिस ऑफ लार्ज डायमेंशन, तब इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन में हमारा क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। मीन्स U1 बराबर U2 होगा। और हमें पता है ये T1 इंटू T2 हो जाए। आइडियल गैस के लिए U इज द फंक्शन ऑफ किसका है, ओनली टेम्परेचर, आइडियल गैस के लिए। तो अब यहाँ पे T1 इक्वल टू T2 हो जाएगा, बट ये आइसोथर्मल नहीं होगा। इसका लास्ट में टेम्परेचर क्या होगा, T1 इक्वल टू T2 होगा, बट ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल नहीं होगा। ये प्रोसेस हमारा आइसोथर्मल नहीं होगा, आइसोथर्मल नहीं होगा, बट टेम्परेचर इसके हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये गैस इज ए आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम्स 3 टाइम्स। अभी हमने क्वेश्चन किया था, उसका कितना हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था वॉल्यूम। द टेम्परेचर ऑफ गैस विल बी, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, देखो T1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 300 केल्विन। फिर क्या है, वैल्यूम हमारा V1 V एज्यूम कर लिया, V2 कितना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। अब प्रेशर दिया हुआ है कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। तो T2 क्या हो जाएगा, V2 बाई V1 इंटू T1, 3V बाई V इंटू 300, इसका आ जाएगा 900 केल्विन। सो अगर इसको हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 627 डिग्री सेल्सियस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा हुआ था 2 टाइम्स हुआ था, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following is not a extensive property। extensive property, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, दो तरह से हमारी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होती है, एक होता है इंटेंसिव, दूसरा होता है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव जो है जो मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता, मास और साइज पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव जो है हमारा मास एंड साइज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या डिपेंड करेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स इनमें से कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एंट्रोपी भी हमारा क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी भी क्या है, मास पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे डेंसिटी, डी आंसर होगा हमारा। डेंसिटी जो है उसके मास या साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अब चाहे वाटर हम एक गिलास वाटर लें, चाहे एक ड्रम वाटर लें, उसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगा। उसकी डेंसिटी क्या होगी, 1000 की होगी। तो इसलिए क्या है, डेंसिटी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और इंटेंसिव हमारा क्या होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, ऑल स्पेसिफिक हीट, ऑल स्पेसिफिक टर्म जिसमें जिसमें स्पेसिफिक टर्म आता है, सभी क्या होते हैं, हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ए थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग क्या होता है, फ्लो थ्रू वेरी नैरो पास, फ्लो थ्रू वेरी नैरो पास या माइन्यूट अपर्चर। अगर इसके थ्रू हमारा क्या है, फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रोटलिंग बोलेंगे। थ्रोटलिंग में हमारा क्या होता है,
क्या कांस्टेंट होता है? थ्रोटलिंग हमारा डेल्टा एच इक्वल टू 0 होता है। डेल्टा एच मीन्स क्या होगा? H1 माइनस H2 बराबर 0। तो H1 बराबर H2, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। मीन्स उसकी क्या है? एंथैल्पी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो इसका 47 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो, हाँ, थ्रोटलिंग थ्रोटलिंग हमारा क्या होता है? वर्क डन 0 होता है, हीट ट्रांसफर 0 होता है, और ये हमारा थ्रोटलिंग क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो हमारा फ्री एक्सपेंशन भी क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू। देखो, जो हमारा अभी हम बताए थे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू गैस कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। अब इसी, ये हमारा किस में है? एसआई यूनिट में है। अगर इसी को हम एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे, एमकेएस सिस्टम में लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? 848 केजी फोर्स मीटर केजी मोल पर केल्विन। 48 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एसआई यूनिट में हमारा ये होता है, एमकेएस सिस्टम में हमारा ये वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिक्विड हैव, लिक्विड के पास नो स्पेसिफिक हीट, कोई स्पेसिफिक हीट नहीं होता है। डिफरेंट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एट सेम टेम्परेचर, ओनली वन स्पेसिफिक हीट, टू डिस्टिंग्विश वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। देखो, स्पेसिफिक हीट्स को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या आपने कभी लिक्विड के लिए दो स्पेसिफिक हीट देखा है? लिक्विड एंड सॉलिड के लिए आपने दो स्पेसिफिक हीट देखा है कहीं पे? जबकि आप गैस के लिए दो स्पेसिफिक हीट देखे हैं। क्या होता है? एक सीपी कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो लिक्विड के पास, लिक्विड और सॉलिड के पास क्या होता है? सिर्फ एक स्पेसिफिक हीट होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा Cp इज इक्वल टू Cv होगा, इज इक्वल टू C। मीन्स यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक, ओनली वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। 49 का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। 50 क्या है? इन मेट्रिक सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट इज एज। देखो, मीट्रिक यूनिट में हमारा क्या होगा? सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होगी? देखो, हीट की जो यूनिट है हमारा, एक होता है मेट्रिक सिस्टम, एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है एफपीएस। देखो, मेट्रिक में हमारा किलो कैलोरी होता है, एसआई में होता है जूल, एसआई में हमारा जूल हो जाता है, और एफपीएस में हमारा हो जाता है बीटीयू। तो यहाँ पे किसमें पूछा है? मेट्रिक सिस्टम में। मेट्रिक सिस्टम के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 50 का सी। बीटीयू किसके लिए है? एफपीएस के लिए है बीटीयू। एसआई सिस्टम में हम क्या यूज करते हैं? जूल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट टाइप ऑफ स्लोप्स डज कांस्टेंट प्रेशर लाइन हैव इन द सुपरहीटेड रीजन ऑफ मॉलर डायग्राम। देखो, मॉलर डायग्राम हमारा क्या होता है? कुछ इस तरह से होता है, एचएस डायग्राम जिसे हम बोलते हैं, ऐसे रहता है। अब इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रा रहता है, ये हमारा क्या है? मॉलर डायग्राम है। तो सुपर हीटेड रीजन हमारा कहाँ पे है? ये रीजन हमारा क्या है? सुपर हीटेड रीजन है। ये रीजन हमारा क्या है? सुपर हीटेड रीजन है। एक सेकंड, ये रीजन हमारा जो है सुपर हीटेड रीजन कहलाएगा। ये सुपर हीटेड रीजन है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका स्लोप क्या होगा। आप अगर ऐसे लाइन ड्रा करोगे, ये क्या है? एक पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा हमारा? पॉजिटिव होगा। स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा। 51 का क्या आंसर हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फॉर ए गैस विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हाट विल Cp बाई Cv बी द वैल्यू ऑफ। हमें पता है Cv की वैल्यू होती है n बाई 2 इंटू आर, जहाँ पे n क्या है?
डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमें पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv प्लस आर। अब आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, क्या हो जाएगा, Cv प्लस 2Cv बाई एन, यहाँ से Cv कॉमन ले लेंगे हम, क्या बचेगा 1 प्लस 2/n और Cp। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, Cp बाई Cv इज इक्वल टू 1 प्लस 2/n। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्या हुआ इस, अब देखो हमें पता है जब n डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसके लिए Cv की वैल्यू जो है, उसके लिए Cv की वैल्यू n/2 इंटू आर होता है। जब Cp माइनस Cv की वैल्यू क्या होती है, हमें पता है R होता है मेयर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे Cp इक्वल टू क्या होगा, Cv इधर लाए, Cv प्लस R। अब यहाँ पे R की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन से रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2Cv बाई एन, यहाँ से Cv कॉमन ले लिया। जब Cv यहाँ पे कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2/9, तो इसको डिवाइड में कर देंगे Cp बाई Cv। यही हमें क्वेश्चन में पूछा कि Cp बाई Cv क्या होगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 52 का, 52 का हो जाएगा आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 53 क्या है, ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए टीएस डायग्राम इज ए। क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है हमारा टीएस डायग्राम में कैसे होता है, पॉइंट होता है, वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, या पैराबोलिक कर्व होता है। अगर हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है हमारा, ये हमारा टी है, ये एस है, ये टीएस डायग्राम है। तो जो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है कुछ इस तरह से होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। ये क्या है, हमारा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, कह रहा है कि ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक इन ए टीएस डायग्राम इज ए, कैसा है, पॉइंट है, वर्टिकल लाइन है, या हॉरिजॉन्टल लाइन है, या पैराबोलिक कर्व है। तो आप यहाँ से क्लियरली विजुअल होगा ये क्या है हमारा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या, टीएस डायग्राम पे हमारा जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है वो कैसा है, वर्टिकल लाइन है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा। 54 का क्या है, इन ए पीटी डायग्राम फॉर ए प्योर सबस्टेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर फॉर विच टाइप ऑफ सबस्टेंस। देखो पीटी डायग्राम हमारा जो है दो दो सबस्टेंस के लिए ड्रा होता है। एक तो सिंपल वाटर के लिए ड्रा करते हैं, दूसरा आपको नॉर्मल सबस्टेंस के लिए ड्रा करते हैं। ये हमारा पी, ये टी, ये क्या होगा पी, ये टी। अब देखो अगर हम वाटर के लिए ड्रा करेंगे ये होगा, ये हमारा ट्रिपल पॉइंट होगा, ये सॉलिड होगा, ये लिक्विड होगा, ये वेपर होगा। ठीक, ये हमारा क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट होगा। ये हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब कह रहा है कि इन ए टीएस डायग्राम फॉर ए प्योर सबस्टेंस द मेल्टिंग लाइन हैज हाईएस्ट इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंटिंग टेम्परेचर फॉर विच टाइप ऑफ सबस्टेंस। देखो जो वाटर होता है ये क्या होता है, सबस्टेंस दैट एक्सपेंड ऑन फ्रीजिंग। ये इसका आंसर हमारा क्या होगा, ये इसके लिए वाटर के लिए हमारा क्या होगा, अगर इसको हम फ्रीज करते हैं, वाटर को फ्रीज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होता है। बट और अदर के लिए हमारा पीटी डायग्राम क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन का हमारा कम है, यहाँ पे क्या है वाटर के लिए क्या ज़्यादा हो जाता है। ये क्या है ना, अदर सबस्टेंस के लिए, अदर के लिए ये है, वाटर के लिए ये हमारा लिक्विड हो जाएगा, ये हमारा वेपर हो जाएगा। तो वाटर के लिए हमारा एक्सपेंड, जब हम उसको फ्रीज करते हैं एक्सपेंड होता है। अदर के लिए अगर हम फ्रीज करेंगे तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस इज, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हीट ट्रांसफर जीरो होता है, वही हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। हीट ट्रांसफर जीरो किसमें होगा,
हीट ट्रांसफर जीरो किस में होगा? इसेंशियल एंड एसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये भी नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी नहीं है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नॉन हीट ट्रांसफर प्रोसेस, मतलब क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। 55 का आंसर क्या होगा? बी होगा। 56 क्या है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए सिस्टम गोज अंडर ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट हीट ट्रांसफर? बिना हीट ट्रांसफर किए कोई भी सिस्टम रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस कब होगा? जब वो उसका टेम्परेचर क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा। और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर भी हमने आपको बताया था क्या होता है? -273.16 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: एंट्रोपी, विस्कोसिटी, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि CV। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज आर एक्सटेंसिव? यहाँ पे देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव? देखो, विस्कोसिटी ये आपका इंटेंसिव है। टेम्परेचर भी क्या है? इंटेंसिव है। टेम्परेचर, विस्कोसिटी और स्पेसिफिक हीट, ये सब क्या है? इसके मास और साइज पे डिपेंड, मास और साइज इस पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारा एंट्रोपी है ये क्या है? मास पे डिपेंड करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एंट्रोपी हमारा क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 57 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हम क्या बोलते हैं? आइसोमेट्रिक बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को। अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्रोसेस। आइसोमेट्रिक प्रोसेस। अगर ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस इसको क्या बोलते हैं? अगर प्रेशर कांस्टेंट है इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आइसोपेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ही हम ये बोलते हैं। और अगर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट कांस्टेंट है इसको हम आइसोमेट्रिक प्रोसेस भी बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस भी बोलते हैं, या आइसोमेट्रिक आइसो वॉल्यूमेट्रिक प्रोसेस भी इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम को। 58 का क्या हो जाएगा? सी। आइसोपेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है। आइसोमेट्रिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। और प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो दो चीजें होती हैं, एक हमारा एनटीपी होता है, एक होता है एसटीपी। दोनों मंत्र देखना है आपको। एनटीपी क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जो एनटीपी है उसका टेम्परेचर होता है 293.15 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेयर होता है। जो वॉल्यूम होता है ये होता है 22.41 मीटर क्यूब। एसटीपी पे टेम्परेचर हमारा क्या होता है? 273.15 केल्विन। प्रेशर क्या होता है? 0.987 एटमॉस्फेरिक। और जो वॉल्यूम होता है ये हमारा होता है 22.4 लीटर। ये ध्यान देना है, यहाँ पे लीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। इसमें लीटर हो गया, इसमें क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 59 का ए। दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके लिए कंडीशन है, आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जनरल गैस इक्वेशन इज गिवन एज। जनरल गैस इक्वेशन हमारी क्या होगी? हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि जो टेम्परेचर होगा ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, जो प्रेशर होगा ये भी हमारा क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। अब देखो पी एब्सोल्यूट कैसे निकालते हैं? पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज प्रेशर। तो हमारा क्या आ जाएगा?
एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाएगा। एटमॉस्फेरिक और गेज प्रेशर को ऐड कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 60 का डी हो जाएगा। 61 में क्या है? विच फार्मूला इज करेक्ट डिफिशन ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व। हमें पता है जो एडियाबैटिक का स्लोप होता है, देखो पहले तो हम आइसोथर्मल का स्लोप निकालें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, P इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। तो इसको हम वी डी पी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, तो ये डी पी बाई डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी बाई वी। ये तो स्लोप हो गया हमारा किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ये हो गया हमारा आइसोथर्मल के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप क्या होता है? डी पी बाई वी इक्वल टू माइनस पी बाई वी। अगर यही हम एडियाबैटिक कर्व के लिए पूछ लें तो एडियाबैटिक में क्या आ जाता है? पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी पी ओवर डी वी इज इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी। यानी कि जो एडियाबैटिक कर्व का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिलेशन क्लियरली डिपिक्ट्स द एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल। देखो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल क्या होता है? Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू T1 अपान T2। इसी स्केल को हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल बोलते हैं। तो ये आप ऑप्शन किस में दिया हुआ है? Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। 62 का ए हो जाएगा। Which of the following is the other name of isentropic process? देखो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का दूसरा नाम क्या होता है? आइसेंट्रोपिक मतलब क्या होता है? एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा? जीरो होगा। मीन्स S1 बराबर S2 होगा। जब एंट्रोपी हमारा जीरो है तो यानी कि प्रोसेस हमारा क्या होगा? तो रिवर्सिबल है। प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उसका जो हीट ट्रांसफर होगा वो भी क्या होगा? जीरो होगा। तो हमारा क्या होगा? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को भी हम क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखो क्वासी मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट मतलब ये हमारा क्या है? बहुत ही इनफाइनेटली स्लो प्रोसेस है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये हमारा, वेरी स्लो प्रोसेस होता है। जैसे कैसे आपको बताएं, देखो जैसे ये हमारा कोई बीकर है, हम इसमें एक एक राइस रख रहे हैं, एक एक राइस, बहुत छोटे छोटे राइस के पार्टिकल, हम छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे रख रहे हैं। तो अगर ये हमारा पिस्टन होता है, यहीं पे ये हमारा अगर पिस्टन होता है ऐसे, इस पे हम राइस रख रहे हैं, ये बहुत स्लो स्लो धीरे आता, ये बहुत स्लो स्लो क्या आता? नीचे आता। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस मतलब ऑलमोस्ट रेस्ट। जो प्रोसेस एकदम स्लोली स्लोली होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है कि अगर एक कोई बॉडी है, तीन बॉडी है, ए है, बी है, सी है, अगर ए सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है सेपरेटली, मीन्स ए सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? डी। व्हेन टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ थर्ड सिस्टम दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंथैल्पी इज एन ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स यूनिट। एंथैल्पी हमारा क्या है? एंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है? किलो जूल है। अगर ये स्पेसिफिक एंथैल्पी होता तो हमारा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता और उसकी जो यूनिट है वो किलो जूल पर केजी हो जाता, किलो जूल पर केजी। इसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स एच को जब हम मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी आ जाएगा। ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है।
इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और एंथैल्पी हमारा क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क हीट ट्रांसफर पर डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज फॉर ए क्लोज सिस्टम इज गिवन बाय। देखो ये सिंपल क्या है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी दिया है, डेल क्यू ओवर डी टी दिया है, और यहाँ टेम्परेचर चेंज हमारा क्या है, अगर डेल्टा टी देखिए यहाँ पे तो 350 माइनस 160, तो ये आ जाएगा 190, ये डिफरेंस आ गया। तो हमें पता है कि डेल क्यू ओवर डी टी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डी टी प्लस डी यू ओवर डी टी। अब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी पूछा है तो हमें निकाल लेना है, डी क्यू ओवर डी टी क्या है 1/10, इसको वर्ग को इधर लाएंगे तो 1/20 इज इक्वल टू एनर्जी, इंटरनल एनर्जी पूछा है, डी यू पूछा है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना दिया है 190। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 190 इंटू 10/200, मीन्स डी यू की वैल्यू आ जाएगी 9.5 किलो जूल। आप इसे सॉल्व करके देखोगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो ये आएगा 9.5। आंसर हमारा क्या हो जाएगा 67 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, काइनेटिक एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा बी। 69 गैसेस है, अभी हमने आपको बताया था कि लिक्विड एंड सॉलिड के पास कितने स्पेसिफिक हीट होती है, एक स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि Cp इक्वल टू Cv इक्वल टू C, एक सी होती है, क्योंकि गैसेस के पास कितने होती हैं, 2 होती हैं, एक Cp एक Cv। तो क्या आंसर हो जाएगा, गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट, 1 स्पेसिफिक हीट किसके पास होता है, लिक्विड के पास एंड सॉलिड के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये प्रोसेस दिया हुआ है कि विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हीट ट्रांसफर फॉर फ्रॉम द गिवन पीवी डायग्राम इफ द एरिया अंडर आई ए बी एफ इज इक्वल टू एरिया अंडर आई एंड एफ। कह रहा है अगर आई ए बी एंड एफ का एरिया आई और एफ के एरिया के बराबर है तो इसमें से कंडीशन क्या फॉलो करेगी। अब देखो ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, क्यू ट्रांसफर क्या होगा 0 हो जाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा P1 V1 ln V2 बाई V1। तब यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव टर्म में है, ये क्या है हमारा 0 है। तब यहाँ से हमें क्लियरली पता चल गया कि क्यू आई एफ लेस देन क्यू ए बी। तो जब वर्क डन हमारा सेम है दोनों का, हीट ट्रांसफर हम यहाँ से देख लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। 71 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस। रियल गैस की इक्वेशन क्या है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। 71 का ए हो जाएगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। देखो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, क्या होगा इसका, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा। देखो ये हमारा अगर ये कर्व है, हमारा टीएस कर्व है, तो लेटेंट हीट हमारा क्या होता है, ये होता है, ये हमारा क्या है लेटेंट हीट है। यहाँ पे लेटेंट हीट हमारा क्या हो जाता है, लेटेंट हीट यहाँ पे हमारा हो जाता है 0, ठीक। और यहाँ पे हमारा अगर हम ये प्रेशर हमारा यहाँ पे मान लीजिए P1 है, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, तो P1 लेस देन P2 लेस देन P3, जिसका प्रेशर जितना कम होगा लेटेंट हीट उतनी ही ज़्यादा होगी, L1 L2 L3। मीन्स अगर हम प्रेशर किसी का इंक्रीज करेंगे
तो उसका लेटेंट हीट है वो डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पे लेटेंट हीट इतना है, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे जाके क्या हो गया, 0 हो गया। तो 72 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 73 क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज वॉल्यूम ऑफ। स्पेसिफिक वैल्यू हमारा क्या होता है, अगर वॉल्यूम को हम मास से डिवाइड कर दें तो ये हमारा क्या आ जाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है, ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो यही हमारा पूछा है, क्या पूछा है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एज एनटीपी, ये नहीं है यूनिट मास ऑफ गैस। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट मास ऑफ द गैस, मतलब वॉल्यूम अपॉन यूनिट मास, हमारा क्या कहलाता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 73 का बी। 74 का चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ में हमारा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो पी वी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो V1 बाई चार्ल्स लॉ हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो V1 बाई T1 बराबर V2 बाई T2 हो जाएगा। ये किस आंसर में है, आंसर डी। द ट्रिपल पॉइंट ऑन ए टीएस डायग्राम इज, देखो ट्रिपल पॉइंट ऑन टीएस डायग्राम, देखो ट्रिपल पॉइंट के लिए 3 केसेज हैं, आपको याद रखना है। ट्रिपल पॉइंट के लिए ये पॉइंट होता है, कब होता है, पीटी कर्व पे, पीटी से आपको याद रख लेना है पॉइंट। ये लाइन होता है कहाँ पे, टीएस डायग्राम पे, और ये ट्रेंगल होता है कहाँ पे, यूवी डायग्राम में। ये आपको याद रखने हैं। ये जब आप कर्व बनाते हो वाटर के लिए, तब आपको वहाँ पे पता चलता है कि पीटी के लिए पॉइंट है कि लाइन है कि ट्रायंगल बन रहा है। तो इसके लिए क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑन ए टीएस डायग्राम इज ए लाइन। 75 हो गया। 76 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव आते ही आपको पता चल गया ये मास पे डिपेंड नहीं करता, साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। प्रेशर मास पे डिपेंड करता है, नहीं, ये हो जाएगा इंटेंसिव। एंट्रोपी मास पे डिपेंड करता है, हाँ, ये हो जाएगा एक्सटेंसिव। टेम्परेचर मास पे डिपेंड करता है, नहीं, तो ये हो जाएगा इंटेंसिव। तो यहाँ पे हमारे कौन से हैं, 2 और 4। 76 का क्या हो जाएगा, डी। 77 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है, एंथैल्पी हमारा एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी हमारा एक्सटेंसिव है, स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारा क्या है, इंटेंसिव है। तो इस कौन सा एक्सटेंसिव नहीं है, सी। which of the statement is true, two reversible adiabatic path intersect at a point, in reversible process adiabatic reversible process कभी भी intersect नहीं करता है। क्या होगा, two reversible adiabatic process can never intersect each other, यही होगा। two party line can never intersect each other, ये भी नहीं होगा। both two reversible adiabatic can never intersect each other and the two property line can never intersect each other। हाँ, two reversible adiabatic can never intersect each other। 78 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या कमी है उसको आप कमेंट करके हमारे कमी को बताइएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, दूर करेंगे, रिमूव करेंगे, और जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकेगा हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश।